नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही है और उसमें आज हम भाग 11वां करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। और यदि आपने अभी तक पुराने जो एनसीईआरटी के मैंने 11 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है और बार बार यही बताऊँगी कि जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम किसी भी लेवल की है, तो एनसीईआरटी को आप सबसे पहले पढ़िए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बने रहिए चैनल पर, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी और कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स तो सब लेके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ते कैसे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको किताब पढ़ के ना सुनाऊँ, बल्कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। तो ज़रूर देखिए। और यदि आपने प्रैक्टिस सेट करने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपकी तैयारी कैसी है ये आपको पता चलेगा, और कैसे परीक्षाओं में पेपर पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता चलेगा। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका सामान्य परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। बहुत इम्पोर्टेंट है, दिनमान एक पत्रिका थी, ठीक है, उसमें इन्होंने काम किया था, मतलब उप संपादक के तौर पे ये काम कर रहे थे। और एक बाल पत्रिका है, बहुत फेमस थी उस ज़माने में, पराग पत्रिका, तो उसके ये संपादक थे, मतलब ये पराग पत्रिका इन्होंने स्वयं निकाली थी, ठीक। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी हाईलाइट करके, वो आप ज़रूर नोट डाउन करिए और उनको अपने जहन में बिल्कुल उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टगे लोग, इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। ये ध्यान रखना है, क्या है ये? कविता संग्रह। कभी कभी आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, काठ की घंटियाँ, बांस, मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी उनकी काव्य कृतियाँ हैं, और चारों रचनाएं इन्हीं की दी हुई होंगी। लेकिन क्या होगा कि 3 तो आपके पास गद्य रचनाएं होंगी और एक काव्य रचना दी हुई होगी। मान लो काठ की घंटियाँ दे दिया और 3 रचनाएं कुछ और गद्य की दे दी, तो आपको क्या पता करना है कि उसमें काव्य कृति यानी कि कविता कौन है, ठीक है। गद्य और पद्य में अंतर होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो यहाँ पर जो चीज़ें जो भी सारी दे रखी हैं हाईलाइटेड, तो वो सारी उनकी क्या हैं, कविताएं हैं, ठीक। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, ध्यान रखिएगा, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। तो इतनी विधाओं में इन्होंने लेखन किया है, ठीक। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो लोग टीजीटी पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा कि जो दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ थे, उसके लिए फेमस कवि हैं या उनसे जुड़े हुए कवियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम बहुत चर्चित रहा है, ठीक। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्याप्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी यानी कि अतिथि या दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को
दिखाया है। तो जो कविता इनके यहाँ पर है मेघ आए, तो वो बहुत फेमस कविता है। और इस जो पाठ्य पुस्तक दी हुई है कक्षा 9 की, तो उसमें ये मेघ आए कविता उनकी संकलित है। तो उसमें उन्होंने क्या किए, जो मेघ होते हैं ना बादल, तो उनकी तुलना किससे की है, एक प्रवासी यानी कि अतिथि से की है, यानी कि मेहमान से की है। जो दामाद, और ग्रामीण संस्कृति में दामाद को बहुत महत्व दिया जाता है, मेहमान वो बहुत विशेष प्रकार के मेहमान होते हैं, तो उससे उन्होंने मेघ की तुलना की है। ठीक, कविता आप देख सकते हैं, मेघ आए उनकी कविता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि मेघ आए कविता किसकी लिखी हुई है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे चलती नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। तो ये आपकी कविता है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा टफ शब्दावली का यूज़ इन्होंने नहीं किया है, बहुत ग्रामीण भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट कहाँ है ये हम देखेंगे कि कहाँ से हमारे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसकी जो शब्द संपदा है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप एक नज़र ज़रूर मारिए, और जो भी चीज़ें यहाँ से नोट करने वाली होती हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। तो ये शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, जुहार करना एक मुहावरा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप नोट करिए। आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, तो कभी कभी आप पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, जुहार करने का अर्थ आपको बताना हो सकता है, मुहावरा है ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, दामिनी किसकी पर्यायवाची है, बिजली की। बिजली और दामिनी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये आपको पता चला, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बहुत सारे दृष्टिकोण को लेकर के आपको यहाँ ग्रामर के दृष्टिकोण से भी चलना है, साहित्य की दृष्टिकोण से भी चलना है, ठीक है। हर एक चीज़ को सोच करके आपको पढ़ना है। आपकी शब्द संपदा जो है ना, जो आपका शब्दकोश है, इससे आपका शब्दकोश में सुधार होगा, वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, जो उच्चारण है वो आपका शुद्ध हो जाएगा। तो ज़रूर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उच्चारण मुंह के बाहर करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मैं काफ़ी कुछ सिखा पाई हूँ, और यदि अच्छा लगा, हाँ, यहाँ से मैं एक आपको प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे ना, उनको हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको ये बताना है कि इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस सन में मिला था। अगर आपको आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको कल जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।